Hi friends, let's talk about electronic transitions in Bohr's model. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन कभी कभी नीचे वाले स्टेट से ऊपर भी जा सकता है और ऊपर वाले स्टेट से नीचे भी आ सकता है। पर एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय दैट थिंग। तो अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाए, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकेंड ऑर्बिट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट की तरफ जा रहा है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन एंड वी आर प्रोवाइडिंग दिस एनर्जी थ्रू अ फोटोन। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक फोटोन जिसके पास एग्जैक्टली उतनी एनर्जी हो जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए, तो वो फोटोन मैं इसके ऊपर मारूंगा, ये इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू इज व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेक सच ट्रांजिशन। मतलब ये जो फोटोन है, ये मैं जिस इलेक्ट्रॉन पे फेंक के मार रहा हूँ, इस फोटोन का वेवलेंथ कितना होना चाहिए, इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन पे जब टकराए तो वो इलेक्ट्रॉन 1 से सेकंड पे चला जाए। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिफाइंड बाय h म्यू और hc बाय लैम्डा। तो एक चीज हमें याद रखनी है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज h म्यू और hc बाय लैम्डा। तो हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉट अ बिग डील। पर अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली कितनी एनर्जी चाहिए। भाई इसको जितनी चाहिए होगी मैं उतनी ही प्रोवाइड करूंगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला था -13.6 z² eV पर एटम। तो सिंस हाइड्रोजन की बात हो रही है तो पिछले लेक्चर्स में हमने हाइड्रोजन के 1 to 6 ऑर्बिट्स की एनर्जी याद करने के फायदे भी देखे थे। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात देखो तो दिस विल कम आउट टू बी -13.6 and second orbit -3.4. So effectively the energy required by electron to move from 1 to 2 is actually 10.2 eV. ठीक है, तो एक चीज समझनी है, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा मतलब 1 से 2 जाएगा तो एग्जैक्टली 10.2 एनर्जी उसको चाहिए। जो कौन देगा, मैं दूंगा उसको। पर अगर वही इलेक्ट्रॉन 2 से 1 आएगा उल्टा, तो एग्जैक्टली इतनी ही एनर्जी वो मुझे देगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो सिंपल, जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो एनर्जी लेके जाती है, और जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो वो एनर्जी दे के जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के ये लगे दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम अ लोअर स्टेट टू अ हायर स्टेट, दैट मीन्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के लगे दैट एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम अ हायर स्टेट टू अ लोअर स्टेट, दैट मीन्स एनर्जी विल बी गिवन। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 से 2 जाने में, एग्जैक्टली उतनी एनर्जी विल बी गिवन जब वो 2 से 1 आता है। तो एक अच्छी बात कि एनर्जी की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होके मतलब चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर बोला 1 से 2 तो मैं बोलूँगा 10.2 EV एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, और अगर क्वेश्चन में बोला 2 से 1 तो मैं बोलूँगा 10.2 EV एनर्जी इज गिवन बाय द इलेक्ट्रॉन। और एनर्जी लेने के और देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट जो मेथड हम लोग यूज करेंगे दैट इज थ्रू अ फोटोन। तो मैं अगर ये फोटोन एग्जैक्टली 10.2 एनर्जी का हुआ तो ये फोटोन उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर उठ जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वांटम मैकेनिक्स ये जो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू क्वांटम फिजिक्स। इलेक्ट्रॉन्स पे नॉर्मल न्यूटोनियन फिजिक्स काम नहीं करती है। ये आप लोग इसको एक बॉल की तरह समझते हो कि एक इलेक्ट्रॉन एक बॉल है तो जैसा बॉल को बिहेव करना चाहिए वैसा इलेक्ट्रॉन भी करेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने 10.2 से थोड़ी भी कम दी 10.1 तो इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर आपने थोड़ी भी ज़्यादा दी 10.3 तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको एग्जैक्टली 10.2 चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड है एग्जैक्टली उतनी चाहिए, ना थोड़ी कम ना थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 जा रहा है तो इतना, 2 से 1 आ रहा है तो अगेन इतना, पर एक केस में एनर्जी ली है, एक केस में एनर्जी दी है। अब इसका हम जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन N1 से N2 मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है कि हायर से लोअर जा रहा है या लोअर से हायर जा रहा है।
तो इसकी एनर्जी हो जाएगी -13.6 z² अपॉन n1²। इसकी एनर्जी हो जाएगी -13.6 z² अपॉन n2²। ठीक है, तो दिस इज E1, दिस इज E2। तो डेल्टा E, द डिफरेंस इन एनर्जी इज बेसिकली E2 माइनस E1, सो दैट गिव्स मी -13.6 z², ये कॉमन आ गया, 1 अपॉन n2² माइनस 1 अपॉन n1²। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 13.6 z², 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। एक चीज अगेन, आप इस पे मॉड्यूलस लगा लो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किस में से किसको माइनस करना है, n2 में से n1 को या n1 में से n2 को। एक सीधी सी बात है, चाहे इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है चाहे ऊपर से नीचे आ रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिमेन सेम। ठीक है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज से चेंज होगा कि एनर्जी ली या एनर्जी दी। तो जो भी है, ली या दी वो बाद में पता चलेगा, पर कितनी एनर्जी थी वो तो इससे पता चल गया। नाउ यू हैव टू डू डेल्टा ई को hc/λ लिख दिया। ठीक है, अब मैं थोड़े से इसमें चेंजेस करूंगा। 1/λ इज इक्वल टू 13.6 अपॉन hc। ये वाला hc जो था, इस hc को नीचे ले गए तो ये बन गया z², 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। ठीक है, और फाइनली ये जो ब्रैकेट है 13.6 अपॉन hc, 13.6 इज अ कांस्टेंट, h इज अ कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट। तो तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू डाल के हमें एक नया कांस्टेंट मिलता है व्हिच वी डिनोट बाय r। तो ये एक नया फॉर्मूला हमारे पास बन गया। एक्चुअली ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है और फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है। हमें दोनों स्टेट्स की एनर्जी लिखी, उन दोनों को आपस में माइनस किया और उस एनर्जी को hc/λ से इक्वेट कर दिया, तो लैम्डा आ गया। दिस लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, so this wavelength tells me the photon which is required by that electron, और अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो this lambda tells me the wavelength of the photon which is emitted by this electron। तो एक केस में अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो फोटोन को एक्सेप्ट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो फोटोन को एमिट करेगा। पर अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो लैम्डा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए चाहे आप n1² में से n2² को माइनस कर दो या n2² में से n1² को माइनस कर दो, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको बस इस चीज़ को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि लैम्डा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लैम्डा इज वेवलेंथ, वेवलेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कीप दिस ब्रैकेट पॉजिटिव, और r का नाम है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसका वैल्यू है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत रेयरली कभी इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होंगे उसमें r एज इट इज आएगा। तो अगर क्वेश्चन में बोला कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 से 2 जा रहा है, हाइड्रोजन का 1 से 2 जा रहा है, तो हाइड्रोजन का नाम लेते ही z की वैल्यू 1 हो गई, और 1 से 2 मतलब z की जगह 1 डालना है, n1 की जगह 1 डालना है, n2 की जगह 2 डालना है, तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ r आ जाएगी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जेईई मेंस, मेडिकल और एडवांस के इसी फॉर्मूले पे आते हैं, और उस फॉर्मूले में r को r की तरह ही लिखा जाता है। कुछ बुक्स में r को RH भी लिखते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है। RH हो या r हो, दोनों का नाम है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। थैंक यू।